अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 1 2 हो गया, 3 भी छोटा सा ही है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें देखो पहले क्वेश्चंस रीड करो क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ये देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चंस है। यानी कि परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब इसमें प्रिंसिपल का पेमेंट कभी भी नहीं होगा, सिर्फ इस पे इंटरेस्ट मिलते रहेगा ईयर बाय ईयर। तो देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। ए लिमिटेड इशूज अ बॉन्ड एट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट 1000 पर बॉन्ड। एक 1000 का करेंसी यूनिट है एक बॉन्ड का। ए लिमिटेड इश्यू किया है ये बॉन्ड। द टर्म्स ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स एनुअल पेमेंट इन परपेचुइटी एट अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% applied to the principal amount of currency unit 1000, assuming 8% to be the market rate of interest for the instrument when it was issued. The issuer assumes a contractual obligation to make a stream of future interest payment having fair value, present value of currency unit 1000 on initial recognition. Evaluate the financial instrument in the hand of both the holder and issuer. ये बोल रहा है देखो, ए लिमिटेड ने एक बॉन्ड इशू किया, तो इशूअर ये ए लिमिटेड है, तो इसको ना 8% पर एनम के रेट से इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस बॉन्ड पे। तो यानी कि इसके पास तो पैसा आया होगा, तो इशूअर जो 1000 करेंसी यूनिट का जो बॉन्ड इशू किया है इस पे 8% के रेट से, यानी कि 80 करेंसी यूनिट पर एनम के रेट से इसे हर साल इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 0th ईयर में इसने 1000 का बॉन्ड इशू किया, 1000 करेंसी यूनिट है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे ही सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसे ही ये चलते जाएगा और 80 करेंसी यूनिट का इंटरेस्ट इसे हर साल पे करना पड़ेगा अपने बॉन्ड होल्डर को। ये पे करेगा ए लिमिटेड। अब देखो हमें क्वेश्चंस में पूछा क्या है, इसमें ये प्रिंसिपल का पेमेंट कभी नहीं होगा। ये इशूअर जो है प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करेगा, वन टाइम पेमेंट। जैसे हम एफडी करवाते हैं ना, तो एफडी में हमें हर साल इंटरेस्ट एक्रू होते जाता है और प्रिंसिपल भी हमें मिलता है। लेकिन इस परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है ये, यानी कि इस पे इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा लेकिन प्रिंसिपल का रिपेमेंट कभी भी नहीं होगा। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमें पूछ रहा है कि इशूअर और होल्डर बॉन्ड का जो बॉन्ड, एक इशूअर है जो इशू किया है इस बॉन्ड को, और एक है होल्डर जो ये बॉन्ड होल्ड करता है जिसे इशू किया गया है। यानी कि ए लिमिटेड यहाँ पे इशूअर है, ये होल्डर को इशू किया है ये बॉन्ड। तो अब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस बॉन्ड को क्या शो करेगा और ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो करेगा। तो देखो एक के लिए जो इशू किया है उसके लिए तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। पहली बात तो ये लायबिलिटी होगा। क्यों लायबिलिटी होगा? क्योंकि ये अभी तो 1000 करेंसी यूनिट पेमेंट इशू करके, बॉन्ड इशू करके ले लिया, लेकिन फ्यूचर में इसे पे भी तो करना है, चाहे वो इंटरेस्ट ही क्यों ना पे करना हो, भले ही प्रिंसिपल अमाउंट ना पे करना हो, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है इसके पास, तो इसके लिए इशूअर के लिए लायबिलिटी है ये। जब भी कभी बैलेंस शीट ये बनाएगा ए लिमिटेड, तो यहाँ पे लायबिलिटी के साइड में ये बॉन्ड लिखेगा, और ये जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड लिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 1000 करेंसी यूनिट का, और ये 1000 करेंसी यूनिट का लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसे फ्यूचर्स में पैसे देना है बॉन्ड होल्डर को, और इसे इंटरेस्ट इससे ए लिमिटेड से रिसीव करना है, इसलिए ये एसेट्स में दिखाएगा। तो एसेट्स तो हो गया, लेकिन ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशंस। देखो पहले बात हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने का जो हमारा तरीका होगा, फाइनल आंसर, वो पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी का हम डेफिनेशंस लिख देंगे। और वो पूरा डेफिनेशंस लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बॉन्ड से रिलेटेड जो डेफिनेशंस का पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस में ट्रेड रिसीवेबल्स और डिपॉजिट्स के केस में लिखा था, वही वाला पॉइंट यहाँ भी लिखेंगे। तो पहले फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में लिखेंगे डेफिनेशन। और
फाइनेंशियल एसेट्स इज द assets where there is a contractual right to receive cash or another financial statement from another entity। ये फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन हो गया। यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स वैसा एसेट्स है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है रिसीव करने का। जब रिसीव करने का राइट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होगा तो वो फाइनेंशियल एसेट्स होगा। यहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता, जिसे हम आगे लिखेंगे। और क्या रिसीव करने का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होगा, कैश या कोई अनदर फाइनेंशियल एसेट्स, सिर्फ यही दोनों, फ्रॉम अनदर एंटिटी, दूसरे एंटिटी से, तभी ये हम उस एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स कंसीडर करेंगे। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी किसे बोलेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी इज द लायबिलिटी वेयर देयर इज अ contractual obligation to pay or deliver cash or another financial assets to another एंटिटी। सेम फाइनेंशियल एसेट्स की तरह ही फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, जहां पे वैसा लायबिलिटी जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है टू पे करने का या डिलीवर करने का, क्या कैश या कोई अदर फाइनेंशियल एसेट्स टू अनदर एंटिटी, किसी दूसरे एंटिटी को हमारा ऑब्लिगेशन है पे करने का, तभी हम इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी हम इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी के रूप में शो करेंगे। अब देखो, इसे हम अपने क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। इस केस में देखो, इसने जो बॉन्ड इशू किया है 1000 करेंसी यूनिट का, तो इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश इन फ्यूचर में अपने होल्डर को, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो ऑब्लिगेशन है ना इसके पास, ये ऑब्लिगेशन है। इसीलिए ए लिमिटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएगा, और ये होल्डर को कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है रिसीव करने का, कैश रिसीव करने का ए लिमिटेड से, इसीलिए ये अपने बुक्स में ये फाइनेंशियल एसेट्स दिखाएगा। तो अब हमने डेफिनेशन लिख दिया, अब हम इसे कंक्लूजन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द बुक्स ऑफ बोथ होल्डर एंड इश्यूअर। इश्यूअर के केस में और होल्डर के केस में क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो करेगा, क्या ट्रीटमेंट करेगा, उसको हम लिखेंगे। तो देखो, होल्डर कौन है? ए है, होल्डर ए लिमिटेड, यानी कि जो इशू किया है, तो ये अपने बुक्स में एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएगा। यहाँ पे लिखेंगे होल्डर पहले पूछा था ना, होल्डर कौन है? होल्डर तो ये है, ए लिमिटेड थोड़ी ये ए लिमिटेड तो इश्यूअर है, ये होल्डर यहाँ पे है, ये फाइनेंशियल एसेट्स दिखाएगा। होल्डर विल बी सो एज फाइनेंशियल एसेट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अपने बुक्स में, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में ये फाइनेंशियल एसेट्स दिखाएगा। और इश्यूअर जिसने बॉन्ड इशू किया है, इश्यूअर विल शो एज फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है पे करने का। अब देखो,
बस हमें इतना ही लिखना था, दोनों डेफिनेशन लिख देंगे या इसको क्वेश्चन से डिलीट करके बता देंगे कि ईश्वर बॉन्ड का जो ईश्वर है वो क्या दिखाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और होल्डर क्या दिखाएगा, एज ए फाइनेंशियल एसेट ट्रीट करेगा या फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करेगा, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भी या नहीं है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स is an assets where there is a contractual right to receive cash or another financial assets from another entity। वही है जो हमने लिखा है। A financial assets where there is a contractual right to receive cash or another financial assets from another entity। ठीक है, और उसके बेसिस पे होल्डर के बुक्स में दिखा दिया, फॉर होल्डर there is right to receive cash in future, hence it will be classified as financial assets। तो फाइनेंशियल एसेट्स हम भी बोले हैं कि होल्डर विल बी शो एज फाइनेंशियल एसेट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो, फॉर ईश्वर देयर इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर, हेंस इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल। इसने क्या किया है, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन लिख दिया है, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन नहीं लिखा है। हमने क्या किया है, दोनों का पहले हमने डेफिनेशंस लिखा है, फाइनेंशियल एसेट्स का भी और फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी। अब फिर उसके बाद हमने बताया कि होल्डर क्या ट्रीटमेंट करेगा और ईश्वर क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो आप पहले क्या करना, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक ही फाइनेंशियल एसेट्स का ही डेफिनेशन लिखा है, बट आप दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद आप फाइनल कंक्लूजन दे देना।